हेलो ऑल ऑफ यू और गाइस, आप सब कैसे हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ हिंदी भाषा का मानकीकरण, मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज। अब हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मानक का अभिप्राय है आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोगकर्ताओं के अलावा अन्य भाषा भाषियों के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वे उस भाषा को सीखते हैं। जिस भाषा रूप का व्यवहार पत्राचार, शिक्षा, सरकारी कामकाज एवं सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में समान स्तर पर होता है, वह उस भाषा का मानक रूप कहलाता है। मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वह प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक व वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। अब हम करते हैं मानकीकरण। मानक भाषा के विकास के 3 सोपान। बोली, भाषा, मानक भाषा। किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका मानकीकरण कहलाता है। प्रथम सोपान बोली। पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली बोली का होता है, जिसे स्थानीय, आंचलिक अथवा क्षेत्रीय बोली कहा जा सकता है। इसका शब्द भंडार सीमित होता है, कोई नियमित व्याकरण नहीं होता। इसे शिक्षा, आधिकारिक कार्य व्यवहार अथवा साहित्य का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। अब हम इसका करेंगे द्वितीय सोपान। द्वितीय सोपान भाषा। वही बोली कुछ विशेष भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है, उसका लिखित रूप विकसित होने लगता है और इसी कारण वह व्याकरणिक सांचे में ढलने लगती है। उसका पत्राचार, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन आदि में प्रयोग होने लगता है, तब वह बोली न रहकर भाषा की संज्ञा प्राप्त कर लेती है। अब हम करते हैं इसका तृतीय सोपान। तृतीय सोपान मानक भाषा। यह वह स्तर है जब भाषा के प्रयोग का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है, वह एक आदर्श रूप ग्रहण कर लेती है, उसका परिनिष्ठित रूप होता है, उसकी अपनी शैक्षणिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, शास्त्रीय, तकनीकी एवं कानूनी शब्दावली होती है। इसी स्थिति में पहुंचकर भाषा मानक भाषा बन जाती है। उसी को शुद्ध, उच्च स्तरीय, परिमार्जित आदि भी कहा जाता है। अब हम करते हैं मानक भाषा के तत्व। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। तो पहला है ऐतिहासिकता, स्वायत्तता, केंद्रोन्मुखता, बहुसंख्यक प्रयोगशीलता, सहजता या बोधगम्यता, व्याकरणिक साम्यता, सर्वविद एक रूपता। तो ये मानक भाषा के 7 तत्व हैं। अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर एक भाषा में कोई ना कोई दोष जरूर होता है। तो मानकीकरण का एक प्रमुख दोष ये है कि मानकीकरण करने से भाषा में स्थिरता मतलब दृढ़ता आने लगती है, जिससे भाषा की गति अवरुद्ध मतलब बाधित हो जाना, रुक जाना, तो वो हो जाती है। तो इसमें ये प्रमुख दोष है। अब हम देखते हैं कि इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम कौन कौन से थे। तो सबसे पहले है राजा
शिव प्रसाद सितारे हिंद ने क, ख, ग, ज, फ 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज आरंभ किया। ये जो बिंदी डाली है ये नुक्ता है, ये लगाने का रिवाज उन्होंने आरंभ किया। सेकंड है भारतेंदु हरीशचंद्र ने हरीशचंद्र मैगजीन के जरिए खड़ी बोली को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया। थर्ड है अयोध्या प्रसाद खत्री ने प्रचलित हिंदी को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी और ठेठ हिंदी का प्रचार किया। उन्होंने खड़ी बोली को पद्य की भाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया। आगे है हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली के मानकीकरण का सवाल सक्रिय रूप से और एक आंदोलन के रूप में उठाया। द्विवेदी जी की प्रेरणा से कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण के नाम से एक वृहद व्याकरण लिखा। आगे आता है छायावाद युग। छायावाद युग 1918 से 1936 ईस्वी व छायावादोत्तर युग 1936 के बाद में हिंदी के मानकीकरण की दिशा में कोई आंदोलनात्मक प्रयास तो नहीं हुआ, किंतु भाषा का मानक रूप अपने आप स्पष्ट होता चला गया। अब आगे करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद हिंदी के मानकीकरण पर नए सिरे से विचार विमर्श शुरू हुआ, क्योंकि संविधान ने इसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया, जिससे हिंदी पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ पड़ा। इस दिशा में दो संस्थाओं का विशेष योगदान रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के माध्यम से भारतीय हिंदी परिषद का तथा शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय का। अब आगे हम करते हैं भारतीय हिंदी परिषद। भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने ही उठाया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि सदस्य थे। धीरेन्द्र वर्मा ने देवनागरी लिपि चिन्हों में एकरूपता, हरदेव बाहरी ने वर्ण विन्यास की समस्या, ब्रजेश्वर शर्मा ने हिंदी व्याकरण तथा माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी शब्द भंडार का स्थिरीकरण विषय पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। तो आगे हम देखते हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने लिपि के मानकीकरण पर अधिक ध्यान दिया और देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 ईस्वी का प्रकाशन किया। हिंदी भाषा की विशेष उपलब्धि। वर्ष 2019 ईस्वी में संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी की न्यायपालिका में कामकाज की तीसरी अधिकृत भाषा पहली अरबी, दूसरी अंग्रेजी के रूप में हिंदी को मान्यता दी गई। तो गाइस हमने देखा कि हिंदी की जो मानक भाषा है, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, उसने कैसे कैसे विकास किया, कैसे कैसे उसके विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, कैसे उसने विशेष उपलब्धि धारण की। तो इसके बारे में हमने इस वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आऊंगी। थैंक यू।